हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 12 और अध्याय का नाम है खनिज पोषण। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 4 वीडियो पहले ही बना दिया है। यह 5वां वीडियो है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी तरह के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ तत्वों के अवशोषण की क्रिया विधि के बारे में। यानी इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि तत्वों की जो अवशोषण होती है, जो तत्व अवशोषित किए जाते हैं पौधों द्वारा, वो किस तरह से अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पौधों से तत्वों के अवशोषण की क्रिया विधि का अध्ययन अलग कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों में किया जाता है। ये अध्ययन व्यक्त करते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया को दो मुख्य अवस्थाओं में सीमित किया जा सकता है। यानी यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो तत्वों की अवशोषण की क्रिया विधि है वह अलग अलग कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों में किया जाता है। यानी अलग तरह की कोशिका में भी किया जाएगा, ऊतक में भी किया जाएगा और अंगों में भी किया जा सकता है। और जो उनकी अवशोषण की विधि है उसको दो अवस्थाओं में सीमांकित किया जाता है। और देखिए कौन कौन सी वो दोनों अवस्था है। प्रथम अवस्था में कोशिका के मुक्त अथवा बाह्य स्थान में तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण है। तो देखिए पहला क्या हो गया, यानी जो प्रथम अवस्था है वो क्या है, निष्क्रिय अवशोषण है। ठीक है, क्या है, निष्क्रिय अवशोषण है। और यह कैसे होता है, तो कोशिकाओं में मुक्त अथवा बाह्य स्थान में तीव्र गति से होता है। क्या होता है, आयन का अंतर्ग्रहण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। दूसरी अवस्था में कोशिकाओं की आंतरिक स्थान में आयन धीमी गति से अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। एपोप्लास्ट में आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतया आयन चैनलों के द्वारा होती है, जो कि ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश और निष्कासन में उपापचयी ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। तो देखिए ये दोनों चीज जो एपोप्लास्ट है और सिम्प्लास्ट है, इसे पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। आपने अगर वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। चलिए एक बात मैं और बता देता हूँ, मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 11 तक का कंप्लीट वीडियो बना दिया है। साथ ही लेसन 7 तक का क्वेश्चन आंसर भी करा दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी का भी वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। तो अगर आपने पिछला चैप्टर देखा है तो आपको एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए शॉर्ट में मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि एपोप्लास्ट में क्या होता है, निष्क्रिय गति होती है। और किसके माध्यम से होती है, तो साधारण आयन चैनलों के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन होते हैं। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन होते हैं जो ट्रांस झिल्ली का काम करते हैं, यानी वही ट्रांस झिल्ली प्रोटीन उसको कहा जा रहा है। तो प्रोटीन होते हैं, क्या करते हैं, ट्रांस प्रोटीन झिल्ली जिसको कहते हैं, वो चयनात्मक काम करते हैं। यानी वो चयन करते हैं कि किन पदार्थों को अंदर जाने देना है और किन पदार्थों को अंदर नहीं जाने देना है। जबकि दूसरी तरफ जो सिम्प्लास्ट है उसमें आयनों के प्रवेश अथवा निष्कासन में उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी सिम्प्लास्ट में क्या होता है, बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। आयनों की गति को प्रायः अभिवाह कहते हैं। तो देखिए जो एपोप्लास्ट है वो किस तरह की गति है, तो निष्क्रिय गति है। और जो सिम्प्लास्ट है वो क्या है, सक्रिय गति है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा जो गति है वो मुख्यतः दो तरह की होती है, एक निष्क्रिय है और एक सक्रिय है। निष्क्रिय के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि सक्रिय के लिए बाहर से ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही आयनों की गति को प्राय हम लोग क्या कहते हैं, अभिवाह कहते हैं। अभिवाह यानी फ्लक्स कहते हैं। कोशिका के अंदर की गति को अंतर्वाह कहते हैं। जब कोशिका के अंदर गति होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अंतर्वाह कहते हैं और इंग्लिश में उसे इनफ्लक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहर की गति को बहिर्वाह कहते हैं या फिर इफ्लक्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे गति तीन तरह की हो रही है। आयन की गति हो रही है तो अभिवाह, कोशिका के अंदर गति हो रही है तो अंतर्वाह,
और अगर कोशिका के बाहर गति हो रही है तो उसे बहिर्वाह कहते हैं। आपने 11वें अध्याय में पढ़ा है कि पादपों में खनिज लवणों का अंतर्ग्रहण तथा हस्तांतरण कैसे होता है। तो ही मैंने आपको याद भी दिलाया कि आप 11th चैप्टर, ठीक है, 11th चैप्टर का वीडियो देखिएगा तो आपको ये वाला चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। तो आप सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो देखिए, लेसन 1 से शुरू कीजिए देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए जानते हैं विलेयों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो देखिए, अब मैंने आपको विलेय के बारे में बताया था पिछले चैप्टर में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वही विलेय का प्लुरल हो गया विलेयों। विलेयों का स्थानांतरण कैसे होता है। खनिज लवण जाइलम या दारू के माध्यम से जल की आरोही धारा के साथ संवहित किए जाते हैं, जो पादप में वाष्पोत्सर्जन द्वारा ऊपर खींचे जाते हैं। ये सारा चीज भी मैंने पिछले चैप्टर में बताया है। तो देखिए, जाइलम को ही हम लोग दारू कहते हैं। तो जो खनिज लवण होते हैं वो जाइलम या दारू के माध्यम से क्या क्या किए जाते हैं, तो खींचे जाते हैं, ऊपर की ओर खींचे जाते हैं। याद रखिएगा कि पौधों में जो गति होती है वो क्या होता है, तो ऊपर की ओर खींचे जाते हैं। कौन कौन से, जल खींचे जाते हैं प्लस खनिज, जल खनिज और लवण, जल खनिज और लवण ऊपर की ओर खींचे जाते हैं। क्यों खींचे जाते हैं, क्योंकि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है। जाइलम द्रव के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि इसमें खनिज लवण विद्यमान होते हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि जाइलम द्रव का अध्ययन किया, उस पर विशेष रूप से उन पर प्रयोग किया, तो पाया कि उस द्रव में, यानी जो जाइलम का द्रव होता है, जल होता है, उसमें खनिज लवण भी विद्यमान यानी मौजूद रहते हैं। पादपों में रेडियो समस्थानिक के प्रयोग से भी यह प्रमाणित किया गया है कि खनिज तत्व पादपों में दारू के माध्यम से परिवहित किए जाते हैं। यानी अनेक प्रयोग किए गए, समस्थानिक का भी यूज किया गया, तो वहां से भी पता चलता है कि जो खनिज पदार्थों का, खनिज पोषक तत्वों का परिवहन होता है वो दारू के माध्यम से होता है। दारू यानी जाइलम के माध्यम से होता है। आप दारू के माध्यम से जल की परिवहन की चर्चा 11th चैप्टर में कर चुके हैं। जी हाँ, मैंने आपको पिछले यानी 11th चैप्टर में बताया ही है कि दारू के माध्यम से जल का परिवहन कैसे होता है। इसी के साथ बढ़ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है मृदा अनिवार्य तत्व के भंडारण के रूप में। यानी कहने का मतलब है कि मृदा का जो उपयोग है वो भंडारण के रूप में कैसे होता है, और किसके भंडारण के रूप में, तो अनिवार्य तत्वों के भंडारण के रूप में कैसे होता है ये जानेंगे। अधिकांश खनिज जो कि पौधों की वृद्धि व परिवर्धन के लिए अनिवार्य हैं, वे चट्टानों के टूटने एवं क्षरण से पौधों की जड़ों में को उपलब्ध होते हैं। अब देखिए, जितने अनिवार्य तत्व हैं वो वास्तव में कहाँ पाए जाएंगे, तो वे या तो चट्टानों से मिलते हैं, या फिर कोई चट्टान का संक्षारण होता है, चट्टान झड़ते हैं, बारिश, हवा, तूफान इत्यादि के माध्यम से पौधों के जड़ों तक पहुंचते हैं, और जड़ फिर उन अनिवार्य पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। ये प्रक्रियाएं मृदा को विलेय आयनों और अकार्बनिक लवणों से संपन्न बनाती है। तो ये देखिए, ये जो प्रक्रिया है उसी से क्या होता है, मृदा में क्या मिलता है, विलेय आयन मिलते हैं, साथ ही अकार्बनिक लवण भी मिलते हैं, जिससे वो संपन्न रहती है, मतलब पूरी भरी हुई रहती है। जो मृदा होती है वो अकार्बनिक लवणों से तथा विलेय आयनों से भरी पूरी रहती है। क्यों, क्योंकि अनेक प्राकृतिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि चट्टान टूटते हैं, झड़ते हैं, ये सारा कुछ होता है, जिसके कारण चूंकि ये चट्टानों में उपस्थित खनिजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहा गया है। तो देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको मैंने हालांकि पहले ही बताया, जो ये खनिज पोषक तत्व है वो कहाँ से पाए में जाएंगे, तो चट्टानों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको चट्टान है या फिर खनिजों में के रूप में प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे खनिज पोषण कहा जाता है। मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु व अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षण देती है। तो ये तो आप जानते हैं कि मृदा में भी जितने सारे सूक्ष्म जीव हैं वो रहते हैं। साथ ही ये क्या होता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं वो भी मृदा में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो मृदा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो पोषक पदार्थों को भी देती है, सूक्ष्म जीवों को भी रहने का स्थान देती है, ठीक है। यह जल धारण करती है एवं जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है,
और पौधों को स्थिर करने के लिए आधार प्रदान करती है। देखिए, ये तो आपने भी महसूस किया होगा कि जो मृदा है वो क्या करती है, जल कहाँ पे रहता है, मिट्टी में ही ना रहेगा। तो मिट्टी क्या करता है, जल को अवशोषित करके यानी सोख करके रहता है, ऐसे समझिए मिट्टी में जल फैला हुआ रहता है। और साथ ही वो क्या करता है, जड़ों को हवा उपलब्ध कराती है। अब देखिए, मिट्टी में अब जड़ है, वहां पे वो हवा भी उपलब्ध होगा। और साथ ही ये पौधों को खड़ा रहने के लिए आधार प्रदान करती है। यानी अगर मिट्टी नहीं हो तो पेड़ पौधे किस पे खड़ा रहेंगे। तो ये बात है, ये क्या करती है, आधार प्रदान करती है जिसपे मिट्टी खड़ा रह सकते हैं। चूंकि खनिजों की कमी फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करती है, अतः कृत्रिम उर्वरकों की अनिवार्यता प्रायः होती है। देखिए, देखिए अगर खनिजों की कमी हो जाए तो क्या होगा, फसलों की जो उत्पादकता है वो प्रभावित हो जाएगी। यानी पहले इतना उत्पादकता नहीं होगी। अब इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम उर्वरक डालते हैं। जैसे यूरिया है, आपने सुना होगा, अगर किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे या आपके आसपास कोई ये कृषि का कार्य करता होगा तो यूरिया है या फिर डाई है या फिर पोटास है, इस सब उर्वरकों का नाम आपने सुना होगा, ये पोटास। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कृत्रिम उर्वरक हैं जिनका यूज किसान को करना पड़ता है क्योंकि मिट्टी में खनिज पदार्थों की कमी हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको नाइट्रोजन उपापचय और नाइट्रोजन चक्र इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।